नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस से निलंबित नेताओं ने फिर एक बार प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस से निलंबित नेता आलोक दुबे और राजेश गुप्ता ने कहा है कि अगर संगठन मजबूत नहीं है और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्य की किसी एक विधानसभा सीट को चुन ले, जिस सीट से वो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। वो अपने गृह विधानसभा सीट बोकारो को ही चुन ले। राजेश ठाकुर के पद पर रहते साल 2024 का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत सकती है। आलोक दुबे ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड के भी मंत्री हारेंगे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन को किस तरह से चला रहे हैं। बहुत जल्द नाराज नेता दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर राज्य में संगठन को लेकर एक चिंता के भाव उभर कर आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के तमाम प्रयासों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सराहना की है कि हमारे नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष खत्म होने चला, 6ठा वर्ष शुरू होगा। संगठन की बागडोर राजेश ठाकुर जी के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मीडिया के प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 17 विधायकों की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में। मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। मंत्री की सारी सुविधाएं हैं, तनख्वाह मिलते हैं और गाड़ी में तेल भी मिलता है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ जब जाना होता है तब हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं। रामगढ़ के चुनाव में भी गए हेलीकॉप्टर में, और भी कई जगहों पर वो जाते हैं। अगर कार्यकर्ताओं, आप पूछ लीजिए, सर्वे करा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सरकार होने की खुशी अगर नहीं है तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? लोकसभा के चुनाव में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी नाकामियों का नुकसान गठबंधन के साथियों को भी उठाना पड़ेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, जो गठबंधन के मुखिया हैं, उनको भी उठाना पड़ेगा। जैसा राजेश जी और किशोर जी ने कहा, महत्वाकांक्षी योजना अफसर पोटली ले करके जा रहे हैं गांव में, कहीं नहीं है संगठन साहब। जबकि आरजेडी का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के जिलों में नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि आरजेडी हर जगह सक्रियता के साथ खड़ा है। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, आपने बोर्ड और निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब कुछ बनाया, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला, हम भी उसका स्वागत करते हैं। उनको गाड़ी मिल गया, उनको तेल मिल रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है। वो बाबू नहीं है कि वो ऑफिस में बैठ करके निर्णय, उनको तो लगाना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष जी को जाइए, जिलों में, पंचायतों में, प्रखंडों में, कस्बों में आप जाइए और जा करके संगठन को मजबूत करने का काम करिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में इसका फायदा मिल पाए। रामगढ़ के चुनाव हमारे लिए एक सबक था। रामगढ़ के चुनाव ने हम लोगों को एक रोशनी दिखाने का काम किया था। लेकिन जो अध्यक्ष ये कहे हमारा क्या, हम तो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, अब हट भी गए तो क्या होगा। अखिलेश में समाप्त करने में प्रयास कर रहे हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, इस राज्य में हमारी काफी संख्या है, मगर क्या मैंने क्या गलती किया था? आप गलत काम करें तो उस पर क्वेश्चन करना भी अगर गलती है तो फिर इस पार्टी का नैया तो उसी के हाथों में सुरक्षित है। तो हमें लगता है जो कागज पे संगठन चलाते हैं
जो मोबाइल पे और डेटा पे संगठन चलाते हैं, वैसे लोगों से बचाने का समय आ गया है। मैं इस राज्य के जो शुभचिंतक हैं, कांग्रेस जन हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आए इस मुहिम में और इस राज्य में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हम लोगों ने सींचा है कांग्रेस को इस राज्य में। इधर सांसद संजय सेठ ने शून्यकाल के दौरान स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर चिंता जताई है। सरकार से नदी को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण युक्त इस नदी के वजूद पर आज खतरा है। अगर समय रहते इस नदी पर ध्यान नहीं दिया गया तो नदी विलुप्त हो सकती है। रांची के सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर संसद में चिंता जताई है। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने और उसे स्वच्छ करने के मामले को सांसद संजय सेठ ने आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा में उठाया। उन्होंने स्वर्णरेखा नदी की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए सरकार से इसे बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 474 किलोमीटर लंबी इस नदी को अगर समय रहते प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो जल्द ही नदी एक नाला बनकर रह जाएगी। अतः सरकार से आग्रह है कि स्वर्णरेखा नदी को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जहां से स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है। झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू में आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है। कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ़ संस्कृति की कहानी कहता था। किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी अब स्वर्णरेखा नदी में गिरता है। दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है। इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है। हर एक घर से एक एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था, लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई। नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण जो शिवलिंग है मांग रखिए तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी, जो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। ट्रेन लेटेमता स्टेशन पर जैसे ही पहुंची, लोगों ने इंजन के ऊपर पेंट्रो में आग जलती देखा। ट्रेन के इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ में आग लगने के बाद कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पर सवार पैसेंजर ट्रेन से उतर गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही रेलकर्मी हरकत में आए और स्थिति को संभालते हुए ट्रेन को आइसोलेट किया। इसके बाद मूरी से टीआरडी की टीम लेटेमदा स्टेशन पहुंची और सभी के प्रयास से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इस संबंध में लेटेमदा के स्टेशन मास्टर ने बताया कि इंजन के बीच वाले पेंट्रो में आग लग गई थी। इस घटना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ देर बाद ट्रेन को आगे गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। आज टाटा हटिया मेमो पैसेंजर में आग लगी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गई और यात्रियों एकदम से उतावले हो गए भागने के लिए। उसके बाद जो तुरंत ही किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ और तुरंत ही आग बुझा दिया गया। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में पत्रकारों को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने सरना धर्म कोड विषय पर अपना मंतव्य रखा और अपनी मांगे दोहराई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग विगत कई वर्षों से लगातार आदिवासी समुदाय द्वारा संवैधानिक रूप से की जाती आ रही है। इसे लेकर आदिवासी समुदाय के सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर सरकार से मांग की जाती रही है। सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं मिलने के कारण आदिवासी समुदाय का जबरन धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है।
जैन समुदाय को उनका धर्म कोड संवैधानिक रूप से मिल चुका है, जबकि उनकी संख्या आदिवासी समुदाय से कम है। झारखंड राज्य में विगत दिनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दौरा भी हुआ, परंतु सरना धर्म कोड को लेकर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं देखी गई। इन सभी वस्तुस्थिति को देखते हुए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से आगामी 30 दिसंबर को भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है, क्योंकि आदिवासियों के साथ संवैधानिक न्याय का काम सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है। सरना धर्म कोड हम भारत के लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का जीवन रेखा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में हम लोगों को अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है। भारत देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। 1951 की जनगणना तक हमारा अलग धार्मिक कॉलम कोड था, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हटा दिया। अब बीजेपी और संघ वाले लोग जबरन हमको हिंदू बनाना चाहते हैं। एक प्रकार से कोई भी हम लोगों को सरना धर्म कोड धार्मिक मान्यता नहीं देना चाहते हैं, जबकि यह संविधान में मौलिक अधिकार का मामला है। अनुच्छेद 25 के तहत 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में लगभग 50 लाख आदिवासी जो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं मानते हैं, सरना धर्म लिखाया, जबकि 44 लाख केवल जैन धर्म वालों ने लिखाया। तो जैन से भी हम ज़्यादा हैं। जैन धर्म को मान्यता दी गई है, तो हम सरना धर्म को क्यों नहीं दी जाएगी? दूसरी बात, जब हमको ये धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही है, तो हमारे लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है। हाल में माननीय प्रधानमंत्री का उलीहतु दौरा और महामहिम राष्ट्रपति का बारीपदा दौरा भी हुआ, लेकिन ये भी बेकार साबित हुआ सरना धर्म कोड मामले पर घोषणा को लेकर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भारत बंद करने के लिए मजबूर हैं। वहीं झारखंड सरकार ने पारसनाथ को लिखित रूप से जैन धर्मावलंबियों को सौंप दिया, जबकि पारसनाथ आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। इस कुठाराघात के प्रति आने वाले 10 दिसंबर को झारखंड के पारसनाथ में पूरे देश भर के आदिवासियों का महाजुटान होगा। वहीं आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से आने वाले 22 दिसंबर को दुमका में भाषा विजय दिवस मनाया जाना है। इसको झारखंड के मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार को लिख के दे दिया कि जैन वालों का है। तो आपने हमारे ईश्वर को भी बेच दिया, धार्मिक आस्था पर भी लात मार दिया। तो उसके खिलाफ हम लोग 10 दिसंबर को मारंग बुरु बचाओ सेंगल यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। देश भर के लोग वहां जुटेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा दुमका में है 22 दिसंबर को, आशा भाषा विजय दिवस। और तीसरा हमारा भारत बंद का कार्यक्रम है। वहीं विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि गढ़वा जिले के अंचला नावाजी गांव में कब्रिस्तान से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। कब्रिस्तान के ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। वहां असंवैधानिक एवं तुष्टीकरण की राजनीति देखी जा रही है। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने कहा कि इस प्रकार का कार्य सामाजिक और राजनीतिक रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य है, किसी समुदाय विशेष के लिए एक तरफा कार्य और असंवैधानिकता को दर्शाता है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। यदि इस प्रकार का फ्लाईओवर निर्माण होता है तो देश के सभी धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य के बीच आ रहे धार्मिक स्थल पर फ्लाईओवर का निर्माण हो। झारखंड के राज्यपाल ने इस विषय में ध्यान आकृष्ट कराते हुए आश्वस्त किया कि उचित विधि संगत आदेश और निर्देशित किया जाएगा। गढ़वा जिला के अंतर्गत अचला नावाडी गांव में एक अवैध गरमजरुआ ज़मीन में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान से होते हुए ही राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, परंतु तुष्टीकरण का पराकाष्ठा एक तरह से कहा जाए कि उस जो खासतौर पे कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के ऊपर से फ्लाईओवर का प्रावधान बनाया जा रहा है, जबकि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है वो सभी के लिए विकास के लिए बनता है। आम जनता का वो राष्ट्रीय कोई भी मार्ग बनता है तो आम जनता के लिए वो लाभप्रद का चीज़ होता है।
जहाँ पर भी मंदिर या फिर हिंदू समुदाय के जो भी कुछ रास्ते में पड़ता है उसे या तो प्रशासन उसे दबाव दे करके या फिर स्वेच्छा से हिंदू समाज उसको स्थानांतरित करने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं और किया भी जाता है। ये शायद संविधान सम्मत नहीं है और महामहिम राज्यपाल जी को यह आग्रह किए कि जो असंवैधानिक तौर पे जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे उसमें जनता की गाड़ी कमाई जो लगाने वाले हैं, करोड़ों रुपया उसमें खर्च होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। और यदि उस प्रकार की अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में फ्लाईओवर बनाना चाहिए तो केवल यहाँ फ्लाईओवर का प्रावधान नहीं करें, पूरे देश में जहाँ पर हमारे आराध्य देव स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पर भी फ्लाईओवर बना करके उसे फिर हस्तांतरित नहीं करें, ऐसा उनसे आग्रह किया गया है। वो आश्वस्त किए है कि जो भी विधि संबद्ध होगा वो निश्चित तौर पे वो आदेश निर्देश करेंगे। सनातन संस्कृति के परिचायक प्रभु श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में विगत कई वर्षों से उनके भव्य मंदिर निर्माण का सपना आगामी 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। प्रभु श्री राम का अद्वितीय सौंदर्य युक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भव्यता के साथ उत्सव के रूप में की जानी है। इसी निमित्त पूरे देश भर में सनातनी अभी से ही इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं अपनी अपनी यथाशक्ति तैयारी कर रहे हैं। सनातनियों के अग्रणी धार्मिक और सामाजिक संस्था विश्व हिंदू परिषद भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी में लगा है। इसी के तहत राजधानी रांची के राजभवन में विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल द्वारा झारखंड के राज्यपाल को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर झारखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण दिया। तत्पश्चात विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आगामी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक किया जाना है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा झारखंड प्रांत की ओर से अयोध्या से पूजित अक्षत को यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों के बीच वितरण के अभियान की शुरुआत होनी है। इसका शुभारंभ राज्यपाल के कर कमलों द्वारा हो, इसी को लेकर उनसे आग्रह किया गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी का भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है और उसका शुभ उद्घाटन आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। इस निमित्त संपूर्ण राष्ट्र में एक उत्साह का माहौल है और उस उत्साह का माहौल में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत भी चाहा कि महामहिम राज्यपाल जी को शामिल होना चाहिए। इस निमित्त उनसे आज आग्रह किया गया कि आप भी जो हमारा अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो चलने वाला है उसका शुभारंभ आपके माध्यम से हो, ऐसा उनसे आग्रह किया गया। उन्होंने 1 तारीख अथवा 2 तारीख ऐसा समय देने का भी बात किया है। उनको बताया गया अपने प्रांत में जो अयोध्या जी से पूजित अक्षत था वो आ चुका है और पूरे राज्य में उसका वितरण का कार्यक्रम जो होगा वह 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच होने वाला है। हम 30 लाख परिवार के बीच जाने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किए और फिर बोले कि निश्चित आप 1 या 2 तारीख को आकर के हमें भी उस पूर्ण जो निमंत्रण है उससे हमें भी अच्छा लगेगा, ऐसा उन्होंने विषय रखा। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने रेलवे ठेका मजदूरों के शोषण के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जॉन मिरन मुंडा ने मंगलवार को आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और ठेका मजदूर शामिल हुए। सुबह से हो रही लगातार बारिश और चल रही ठंडी हवाओं के बीच ग्रामीणों ने रेलवे के खिलाफ रैली निकाली और रेलवे की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ नारे भी लगाए। इसके बाद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जॉन मिरन मुंडा ने डीआरएम से मुलाकात कर रेल विकास कार्य में हो रहे ठेका मजदूरों के शोषण को बंद करने की मांग की। जिन मांगों को डीआरएम के समक्ष मुख्य रूप से रखा गया है उनमें रेलवे लाइन में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 504 रुपए देने, सभी मजदूरों को पहचान पत्र और पीएफ रसीद जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा जॉन मिरन मुंडा ने पिछले दिनों रेलवे में कार्य के दौरान ठेकेदार और रेल अधिकारियों की लापरवाही से मारे गए ठेका मजदूर
मोहन खंडेत के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। मालूम रहे कि बीते 8 नवंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल के सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन में कार्य के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से क्रेन से गिरकर मोहन खंडेत नामक एक मजदूर की मौत हो गई थी। उस दौरान आरोप लगा था कि मजदूर को बिना किसी सुरक्षा मानक का पालन करते हुए काम कराया जा रहा था। मजदूर को सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनाया गया था। इसमें रेल अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आई थी। रेल मजदूर को देखते हैं तो आज 504 रुपये न्यूनतम मजदूरी है और हम लोग इसके लिए पदयात्रा किए तो सारे जगह पर यहाँ आदित्यपुर तक गए तो सारे जगह पर 220 रुपया से अधिकतम 300 रुपये तक मजदूरों को मिल रहा है। तो सोचिए कि इसका अंतर का पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम लोग इस अंतर का पैसा ठेकेदार जा रहा है, ठेकेदार का पास ये इसका जेई है या फिर इस ऑफिस में भी कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। लेकिन इससे बड़ा दुखद बात ये है कि उस वहाँ पर काम करने मजदूरों का कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, जिसका नतीजा है कि मोहन खंडेत जैसा एक जो है मजदूर साथी शहीद हो गए। हम लोग इनको शहीद का दर्जा देते हैं क्योंकि देश का विकास में मजदूर ही जो है आगे आकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो है सुरक्षा का उपकरण नहीं है, उनका व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग उसको लेकर के डीआरएम साहब से बात किए तो बात को सुने और उन्होंने जो है इनको स्पष्ट किया कि उनका फ़ोन नंबर डिटेल हमको चाहिए तो हम लोग ने दे दिया ठेकेदार का भी। लेकिन ये हम लोग यह कहना चाहते हैं कि आखिर अब ये उनका परिवार को कैसे चलाएगा। इसलिए हम लोग डीआरएम साहब से मांग किए हैं कि 20 लाख रुपया उनको मुआवजा के तौर पर मिले और उनको एक सरकारी नौकरी पर मिले और यही हम लोग मांग कर रहे हैं। जो भी जमशेदपुर शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी किशोर कौशल निरंतर पैदल गश्ती कर लोगों को विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को एसएसपी ने मांगो क्षेत्र में अपने मातहतों के साथ पैदल मार्च किया। ये पैदल मार्च मानगो के डिमना चौक से आरंभ होकर विभिन्न क्षेत्र से गुजरते हुए मानगो चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और वैसे क्षेत्र जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अड्डेबाजी की शिकायत मिल रही थी वहां भी पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी और डीएसपी को अड्डेबाजी पर अंकुश लगाने की हिदायत दी। इसके साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि ये अभियान लगातार शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिससे आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अंकुश लगाने में कामयाबी मिलेगी। इस गश्ती दल में एसएसपी के अलावे डीएसपी ट्रैफिक, सिटी एसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी, मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार आदि शामिल थे। देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव सिटी एसपी के नेतृत्व में लिया गया है, जिसमें कि जितने भी थाना है सभी शहरी थानों में खास तौर पर और वैसे पूरे ज़िले में किया जा रहा है। जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनको एक तरीके से टास्क किया गया है, पैदल गश्ती में विशेष तौर पर फोकस करें और रैंडमली जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है या वैसे जगह जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ आपराधिक घटनाओं की कहीं ना कहीं आवृत्ति होती रही है, उन सभी स्थलों पर लगातार थानों के लेवल पर जितने भी थाने के पदाधिकारी हैं, थाने के जितने सिपाही हैं, वो सारे जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकले और इसमें लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीवाईएसपी रैंक के हो या एसपी रैंक के हों, वो भी शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे शहर में और आपराधिक तत्व हैं उनको एक मैसेज जा सके और लगातार जो एक अभियान चल रहा है अपराधियों के विरुद्ध और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध तो लगातार जारी है। वहीं जुगसला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली खास महल गोविंदपुर मुख्य जर्जर सड़क होने के कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चले कि परसुडी, सरजामदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, कदरा और गोविंदपुर जाने वाली मुख्य सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस सड़क से होकर रोजाना हजारों मजदूर, स्कूल के बच्चे और स्थानीय लोग आना जाना करते हैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि इस सड़क पर चलने में भी लोग डरते हैं।
आए दिन लोग इस सड़क पर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इन क्षेत्रों के लोग जर्जर सड़क के कारण नारकीय जिंदगी जीने पर मजबूर है। वहीं पंचायत समिति सदस्य शब्बीर सोरेन ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण बुजुर्ग लोग आए दिन हड्डी रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि इस सड़क की सुधि लेने वाला नहीं है। स्थानीय निवासी रितेश खलको ने बताया कि जब से सड़क का निर्माण हुआ है तब से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन इसके बावजूद इसके ठेकेदारों द्वारा सड़क की मरम्मति नहीं की गई। हाँ, ये तो बहुत प्रॉब्लम तो हो रहा है। ये रास्ता जब बना था उसके बाद में क्या हुआ कि रास्ता तो बन गया, बट उसके बाद में क्या हुआ कि पाइपलाइन का काम उसके बाद में स्टार्ट किया। इसके चलते वो जो बना, जो चलना चाहिए कम से कम 15-20 साल चलना चाहिए, वो 1 साल भी नहीं चला। उसके बाद से यही हाल है और हमको लगता है कि ये बना हुआ उसके बाद में कभी इसका रिपेयर भी नहीं हुआ, रिपेयर हुआ भी नहीं और इसका कोई रख रखाव भी नहीं हो रहा है मगर इतना स्लो है कि समझिए वो नहीं के बराबर है। लायक तो नहीं है यहाँ, दिन भर आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मान लीजिए अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तब तो कहना बहुत मुश्किल है कि टाइम पे वो हॉस्पिटल भी पहुँच पाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। और गड्ढा इतना है कि अच्छा रिपेयरिंग का भी काम होता है तो वो भी समझे नहीं के बराबर। किसी तरह से थोड़ा सा मुरुम मिट्टी डाल दिया नहीं तो और कुछ भी नहीं। सिपाही है जो समझ लीजिए कि गोविंदपुर से लेकर करंडी तक जो है ना, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी तो ऐसे ही उसका हड्डी टूट जाएगा। और जवानों को तो बात छोड़ दीजिए, जो बाहर का आदमी अगर गलती से अगर आई है ना तो दोबारा नहीं आएंगे इस रास्ते में। यहाँ का जनप्रतिनिधि को पता नहीं आग दिया है या नहीं दिया है, आता है इसी रास्ते से, जाता है इसी रास्ते से, मगर सुधी लेने वाला कोई है नहीं। पंचायत प्रतिनिधि का वही हाल है, विधायक प्रतिनिधि का भी वही हाल है। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के लगातार प्रयास से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में नया मोटर सेटअप लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस दौरान एजेंसी के मजदूरों ने पुराने मोटर और फाउंडेशन बेसमेंट को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इस तरह जिला योजना मद से 12,60,370 रुपए की लागत राशि से 10 दिनों के अंदर नया मोटर लगा दिया जाएगा। इस राशि से 75 एचपी का मोटर, 75 एचपी का पंप सेट एवं 75 एचपी का स्टार्टर नया लगाया जाएगा, जो कि एजेंसी 1 साल तक इसका पूरा मेंटेनेंस करेगी। वर्तमान में रांची के संवेदक बल्का कॉरपोरेशन को कुल राशि का 60% 7,56,222 रुपए स्वीकृत किया जा चुका है। शेष राशि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संवेदक को विभाग द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। यह भी जो 1,88,00,000 के जो बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पंप नया फिल्टर पंप हाउस का निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें भी विधायक संजीव सरदार के प्रयास से ही हो रहा है। और जो एजेंसी काम लिया है वो काम भी शुरू कर दिया है। उसको 15 महीना का टाइम दिया गया है, 15 महीने के अंदर कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हमको लगता है कि ये 15 महीना में अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तब हम लोग इसका शिकायत विधायक जी को करेंगे और फिर विधायक जी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा छुट भैया नेता लोग डेली बयान दे रहे हैं और डेली बयान बदल रहे हैं। कभी बोलते हैं कि पीएचडी विभाग का तालाबंदी कर देंगे, कभी बोलते हैं कि डीसी ऑफिस का घेराव कर देंगे, कभी बोलते हैं कि फिल्टर पंप हाउस का घेराव करेंगे। और अभी आप देख लीजिए कहीं भी तालाबंदी नहीं हुआ है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और ठेकेदार जो है वो 15 महीना का उसको समय सीमा मिला हुआ है। 15 महीना के अंदर अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो इसके लिए हम पंचायत प्रतिनिधि कैसे काम कराना है, कैसे नहीं कराना है, कहाँ आवेदन देना है, कहाँ नहीं देना है, हम लोग सक्रिय हैं और हम लोग काम निश्चित समय में इसको पूर्ण करवाएंगे। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गदरा कॉलेज मैदान में आदिवासी हो समाज मानकी मुंडा का 1 दिवसीय सम्मेलन आगामी 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारी को लेकर गदरा कॉलेज मैदान में बैठक की गई और सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मानकी मुंडा के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाटपिंगवा, पद्मश्री डॉक्टर जानूम सिंह सोय, रारंगपुर उड़ीसा के पूर्व विधायक प्रहलाद पूर्ति समेत कोल्हान के तमाम प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में पूरे कोल्हान और उड़ीसा से आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन के बारे में गदरा के ग्राम प्रधान सुखलाल हेमरम ने बताया कि आदिवासी समाज का उत्थान कैसे हो, स्वशासन व्यवस्था पूर्व की भांति किस तरह चले, झारखंड सरकार पर दबाव
दबाव बनाकर पेशा कानून 1996 लागू कराए जाने और गांव-गांव में ग्राम सभा बनाने का लक्ष्य रखा गया ताकि हाथू और मुंडा का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था यहां लागू हो सके, जिसके लिए पेशा पर नियमावली 2022 बनाई गई है। इस पर भी विचार विमर्श किया गया कि झारखंड सरकार या केंद्र सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जाए ताकि वे पेशा कानून को सख्ती से झारखंड में लागू करें। इन सारे मुद्दों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आदिवासी हो समाज आज हम लोग आदिवासी हो समाज का एक दिवसीय मन की मुंडा सम्मेलन का रूपरेखा तैयारी हेतु आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का फोकस दो चीज़ में है। ज़्यादातर सामाजिक उत्थान के बारे में हम लोग को विकास उसका किस तरह से विकास होगा इस पर चर्चा करना है। और एक है हमारा स्वशासन व्यवस्था, स्वशासन जो परंपरागत रूप से जो पहले से चला आ रहा है, तो उस बारे में हम लोग को चर्चा करना है। जो हमारे मन की मुंडा संघ केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गणेश पटपिंगवा जी आएंगे, उनके साथ में उनका पूरा टीम यहाँ पर आके हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमारा स्वशासन व्यवस्था किस तरह से चलते हुए आया है और चलते रह रहा है। इस विषय पर हम लोग को एक दिवसीय सम्मेलन को करने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और इसका हम लोग 10 तारीख को, अगला ये जो चल रहा है 10 तारीख, आने वाला 10 तारीख को हम लोग एक दिवसीय सम्मेलन करेंगे जो गदला बड़े डुंगरी मैदान पर। ये जो है झारखंड, जो हमारा झारखंड हित के लिए जो बनी थी, और अभी हमारा जो है ये जो अभी जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस का, एक कर रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से करना चाहिए वो उतना हो नहीं पा रहा है। जो जिस तरीके से हमारा जो है यहाँ सेल्फ गवर्नेंस है 5th शेड्यूल में जो है, इसको हमको नियमावली बनाने में जो है ना, इन्होंने अभी आपको इतना टाइम लगा दिया है। अभी हमारा जो ये आपको पेशा कानून जो है, ये सेंटर के द्वारा जो है पारित हुआ, जो हमारा पेशा कानून ग्राम सभा वाला जो है, ये पारित हुए 27 ईयर्स हो गया है, लेकिन आज तक जो है ना झारखंड गवर्नमेंट जो है ना नियमावली नहीं बनाया है। इसी साल जो है ना ये 22 को लेके जो है ना ये नियमावली बनाई है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, जिसमें जो है ना जिस तरीके से हमारा जो ना मन की मुंडा सिस्टम है, परंपरा जो है ना, और पेशा कानून में जो है जो पावर दिया गया है कि ग्राम सभा जो है ना सर्वे सर्वा है, ये जो गांव हमारा 5th शेड्यूल में जो है ना, उसको भी सुन रहे हैं कि कुछ जो है उनके ऊपर जो है ना उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। एक्चुअली बात ये है कि हम आदिवासी जो हैं, हमारा जो है जल जंगल जमीन के मालिक हैं, जमीन हमारा ही है, तो इनका जो है हमें जो है इसका पूरा जो है डिसीजन लेने का जो है ना हमारा अधिकार है। और इसमें अगर किसी को उसके ऊपर बैठा देगा, अगर वो डायरेक्ट करेगा, वो सही नहीं है। वहीं मुसाबनी प्रखंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय तांबाचूड़ी के समीप आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का तत्काल निष्पादन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया पोरमा बांद्रा, पंचायत समिति सदस्य सबिता हो, सीओ विजय कुमार महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। काफी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव के अंतिम व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता के करीब पहुंचकर उनको प्रदान किया जाए। इन लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं में कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें अबुआ आवास योजना है, मनरेगा जॉब कार्ड है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, JSLPS के अलग अलग कार्यक्रम हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप है, साइकिल के वितरण के लिए जो चेक देना है वो है,
गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, अंचल के स्तर पर जितना भी आय जाति या जो भी अभिलेख है ज़मीन संबंधित उनका अद्यतन स्थिति और उनको अपडेट कराने का काम है। तो विविध प्रकार की योजनाओं का जो आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए इस योजना के माध्यम से सरकार उनके द्वार तक आकर लाभ प्रदान करने का उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं बारेडी बागू नगर के रहने वाले रोहित चौधरी को उसके चाचा और चचेरे भाई ने संपत्ति विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार सुबह घायल अवस्था में रोहित को उसके परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। रोहित ने बताया कि उसके चाचा राजकुमार अग्रवाल उनके परिवार वालों के साथ अक्सर मारपीट करते हैं। पिता विनोद कुमार अग्रवाल को भी परेशान कर रखा है। वे लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार घर से निकल जाए। घर में रहने पर उनकी हर बात माननी होगी और उनके इशारे पर चलना होगा। ऐसा नहीं करने पर चाचा व उनका पूरा परिवार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। आज सुबह मामूली बात पर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद चाचा राजकुमार अग्रवाल और उनके बेटे गौतम अग्रवाल ने मारपीट शुरू कर दी। घर में हो हंगामे की सूचना मिलने पर पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल रोहित को अस्पताल पहुंचाया। मेरा चाचा चाची और उसका बेटा लोगों ने हमको एक टाइम का खाना नहीं देता, हम अपने बनाते हैं। सब्जी हम खरीद के लाएंगे, बोलेगा सब्जी मत लाओ। पापा को एनी टाइम परेशान करेगा। घर में दुकान में बैठेंगे, एक पैसा दुकान से नहीं लेने देगा। कहीं बाहर जाओ तो बाहर जाने नहीं देगा। अभी इंजीनियरिंग का हम सर्टिफिकेट लाए हैं, सर्टिफिकेट के बोलता अभी नौकरी करो। भैया अप्लाई करना पड़ेगा ना, TCS इन्फो में समय लगता है। वो लोग का कहना है कि तुम लोग बाप बेटा घर से निकल जाओ, हम लोग का पूरा घर में रहने दो। या घर में रहना तो हम लोग का बात मानना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे उठो तो उठो, हम लोग बोलेंगे नहाओ तो कौन मारा? कौन? मेरा चाचा और उसका बेटा दोनों मिलकर। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।